मैं मीनू सोशल साइंस की क्लास टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल कोचावली से पुनः सेकंड सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस सेशन में फिर से हम अपने जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन से जो रिमेनिंग है उन्हीं पर हम वापस से बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हम टेक्निकल इश्यूज के कारण आप जो है उसको नोट डाउन नहीं कर पाए होंगे, लेकिन जितनी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप घर जाइएगा और उसको जो है वापस से अपनी मेमोरी में जोड़ने की कोशिश कीजिएगा कि जब मैंने आपको पढ़ाया था तो कौन कौन से उसके जो है पॉइंट्स आपको बताए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और रोजमर्रा के आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। आप उनको रिकॉल करेंगे और उस बिहाफ पे आप उसको लिखने की कोशिश करेंगे तो बेहतरीन क्वेश्चन का आंसर आप लिख पाएंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। इसके बाद हम पुनः अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और मेरा प्रश्न है जो मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ। बच्चों आप भी मेरे साथ इस प्रश्न को जो है यहाँ पर नोट कीजिएगा। वापस से हम बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान की, यानी कि सोशल साइंस की। मॉडल पेपर है हमारा 2024-25 का और आज हमारी डेट है 17 फरवरी 2025। यहाँ हमारा प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, प्रश्न साफ साफ नोट कीजिएगा, अपने उत्पाद की उत्पादन लागत को कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, किस प्रकार के उपाय अपनाती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न बहुत ही आसान और उत्तर उससे भी ज्यादा आसान है। थोड़ी सी समझ की जरूरत है केवल। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें 2 का उल्लेख कीजिए। पहली बात वो क्या करती हैं कि एक देश से अपने देश से जाकर दूसरे देशों में अपनी उत्पादन की इकाइयां वहां पर जाकर लगाती हैं। ठीक है, पहला काम उन्होंने क्या किया कि वो अपने व्यापार का, अपनी कंपनी का विस्तार करती हैं। जैसे आज के डेट में आप देखेंगे मैकडॉनल्ड का आप नाम सुनते हैं और आप जो है पिज्ज़ा वाला जो है मैकडॉनल्ड, जहाँ से आप पिज्ज़ा की डिलीवरी लेते हैं, पिज्ज़ा लेते हैं, उसका आप नाम सुनेंगे KFC। ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो मतलब बाहर से, विदेशों से, जिन्होंने अन्य देशों में अपने कदम बढ़ाए, अपनी फैक्ट्रीज या अपने उद्योग जो है वहाँ पर स्थापित किए। ठीक है, तो जैसे कोक आप देखेंगे या ये जितनी भी कंपनियां हैं, इनकी जो छोटी छोटी इकाइयां हैं वो हमारे देशों में स्थापित हैं। तो पहला काम ये क्या करते हैं कि अपने उत्पाद की उत्पादन लागत को, कि जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें उनको क्या हो, मुनाफा ज़्यादा हो, लेकिन जो लागत हो वो उनकी कम से कम लगे। कोई भी व्यापारी होता है, ये उसका मोटो होता है, मेन मोटिव होता है कि मेरा पैसा कम खर्च हो, लेकिन उसको जो लाभांश मिले वो अधिक से अधिक मिले। तो इसके लिए वो क्या करता है कि जो उत्पादन के यूनिट्स होता है वो व्यापार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करता है। पहली बात ये। दूसरा वो क्या करता है, दूसरे के अंतर्गत ये करता है कि वो ऐसी जगह पर अपने उद्योग धंधे या अपने कारखाने या अपनी प्रोडक्टिव इकाई को स्थापित करता है जहां पर उसको
उसको अच्छा स्पेस मिल जाए, कम दाम में मिल जाए। इसके अलावा जो श्रम है वो भी उसको कम लागत पर कम मूल्य में आसानी से उपलब्ध हो जाए, चाहे वो कुशल श्रम है या वो अकुशल श्रम है। तो पहली बात क्या हो गई, मैं वापस से रिपीट करूंगी कि जो भी कंपनियां होती हैं, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, हम यहाँ इस शब्द से समझ रहे हैं कि केवल राष्ट्रीय होता है तो एक देश की बात होती है, एक राष्ट्र की बात होती है, लेकिन जब उसके साथ में बहु जुड़ गया तो इसका मतलब हम विभिन्न देशों की बात कर रहे हैं। एक देश अपने देश में जब अपने प्रोडक्ट को अच्छी प्रकार से बेच लेता है, मतलब बेचने का पूरा प्रयास करता है, अधिकांश मुनाफा कमा लेता है और उसको वहाँ से अच्छी क्या कहते हैं अच्छे फाइंड्स मिलते हैं, ठीक है, कि भाई हाँ उसका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, उसकी बिक्री बहुत अच्छी है, तो वो क्या करता है अपने व्यापार को और अधिक प्रचार और प्रसार करने के लिए अन्य देशों में भी अपने प्रोडक्ट को बनाकर बेचने का प्रयास करता है। तो चूंकि उसके प्रोडक्ट की लागत कम से कम रहे, तो इसके लिए पहला प्रयास उसका ऐसा होता है, वह कैसे स्पेस को चुनता है जहाँ पर उसे स्पेस आसानी से, वो जो जगह है, वो जो स्थान है जहाँ पर उसको अपना उद्योग धंधा या फैक्ट्री खोलनी है, वो कम दामों में या उचित दाम में उसको प्राप्त हो जाए। उसको श्रम जो है, चाहे वो कुशल श्रम है या अकुशल श्रम है, वो भी उसको कम से कम दाम में प्राप्त हो जाए, ताकि उसके उत्पादन की लागत तो कम रहे लेकिन उसको लाभांश अधिक से अधिक प्राप्त हो। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला पॉइंट है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये उत्पादन के लिए क्या करता है, कार्यालयों की और प्रोडक्टिव यूनिट, यानी कि कह लीजिए कारखाने या उद्योगों की स्थापना करता है, विभिन्न देशों में जाता है और इनकी स्थापना करता है। ये मैं आपके लिए दूसरा पॉइंट नोट डाउन करिए, पहला पॉइंट भी इसी के साथ में मैं आपको नोट करूंगी, स्थापना करता है, ठीक है। कोई भी अगर उसको अपनी फैक्ट्री चलानी है तो उसके लिए उसको कार्यालय भी खोलना पड़ेगा, और ये उद्योग धंधे या कारखाने तो उसको खोलने ही खोलने, उसकी पहली ही है। दूसरा जो मैंने आपको बताया वो कम श्रम, कम लागत का प्रयोग करते हैं, इसमें का प्रयोग उत्पादन में करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है तो उसके अंतर्गत आएगा आपका कि ये विभिन्न देशों की, जो विभिन्न देश होते हैं, देशों की स्थानीय जो कंपनियां होती हैं वहां पर विभिन्न देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ में संयुक्त उत्पादन करने लगते हैं, ठीक है, मिलकर उसके साथ में उत्पादन करने लगते हैं। जिससे क्या होता है, लागत अपने आप कम हो जाती है और इन स्थानीय कंपनियों को ये खरीद भी लेते हैं, कई दफा कंपनियों को खरीद लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है वो कंपनियां लगी लगाई हैं, उसमें केवल आपको प्रोडक्ट तैयार करना है और उसको मार्केट तक लेके जाना है, आपको पूरी यूनिट तैयार करने की इसमें आवश्यकता नहीं है, जिससे आपकी लागत जो है वो माल की काफी कम हो जाती है, लाभांश अधिक हो जाता है। खरीद कर उत्पादन करते हैं और इन प्रोडक्ट्स का क्या करते हैं, वो प्रचार करते हैं, उत्पाद का प्रचार प्रसार करते हैं।
बड़ी ब्रांड होती हैं वो छोटी कंपनियों को क्या करती हैं, ऑर्डर देती हैं एक सामान की, यूनिट को, इसको यूनिट बता देती हैं, मुझे इतने यूनिट सामान की आवश्यकता है, तो वो छोटी कंपनियों को अपने उत्पाद के लिए क्या करती हैं, उनको ऑर्डर देती है कि भाई इतने ऑर्डर हमें इतने समय पर इतने दाम में चाहिए, और फिर उनसे लेने के बाद में उनको खुद बेचती है और उनका प्रचार प्रसार भी करती है। तो एक और पॉइंट इसी के साथ में हमें फिर से वापस मूव करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगी और जो चौथा पॉइंट है मैं उसको ऊपर नोट करूँगी। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा पॉइंट है हमारा ये छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देते हैं किसका, प्रोडक्ट का, तथा क्या करते हैं ये इन उत्पादों को अपने ब्रांड नेम से बेचते हैं। बेच देते हैं, तो इसमें क्या होता है, इनको कोई टेंशन ही नहीं है, तैयार माल मिल रहा है, केवल उसको बाजार तक ले जाके उसका प्रचार प्रसार करा के उस पर अपना टैग लगा के केवल और केवल बेचना है। ये भी बहुत आसान है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनको, जो छोटी कंपनियां होती हैं वो ऐसे ऑर्डर लेने के लिए तत्पर रहती हैं ताकि जो है उनको बल्क क्वांटिटी में माल मिल जाए। तो इससे क्या हुआ, इससे अब हमने ये समझा कि ये जो चारों हमारे कारण हैं, इनसे हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत को कम से कम करके अधिक से अधिक लाभांश को प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होता है समाप्त। अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की, तो उस पर आगे बढ़ने से पहले मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। ये जितने भी प्रश्न अभी आपने पढ़े हैं ये सभी हमारे यहाँ पढ़ाते हैं हम अर्थशास्त्र से, ठीक है। बच्चों बहुत आसान है, केवल थोड़ी सी अपनी समझ आपको विकसित करनी है। हर प्रश्न का उत्तर आपको बहुत समझ के याद करना है ना। जब आप किसी भी चीज को समझ लेते हैं तो उसे पेपर पर उतारना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और आजकल के बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। जो चीज़ें हम लोगों के टाइम में हमारी पहुंच से बाहर थी, जो हम अमूमन रोजमर्रा की लाइफ में देखते भी नहीं थे, वो आपके जीवन काल का हिस्सा बन चुकी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें केवल रखने के लिए नहीं रह गई है, समझने के लिए रह गई है। परीक्षाएं बिल्कुल नजदीक है, पूरा ध्यान केंद्रित करके आपको जो है बेहतरीन परिणाम के लिए बेहतरीन तैयारी करनी है, धैर्य बनाए रखना है, स्वास्थ्य को ठीक रखना है, और जब भी पढ़ना है खुश होकर पढ़ना है। हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा अगर आप खुश होकर पढ़ेंगे। आप दुखी मन से पढ़ेंगे तो दुखी मन से तो कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। बहरहाल हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और टॉपिक है आपका बाजार। प्रश्न को मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप भी मेरे साथ में नोट कीजिएगा। प्रश्न है हमारा अच्छे बाजार की
यानी कि जो सामान को बेच रहा है। अगर इनमें से कोई भी एक मौजूद नहीं है तो हमारा जो बाजार है वो उसका कोई मायना नहीं रह जाता है ना। तो बाजार में दो पक्षों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब उनका कहना है कि भाई अच्छे बाजार के कोई दो प्रमुख लक्षण बताइए। तो दो प्रमुख लक्षण बहुत आसान है, ठीक है। पहला जो लक्षण है वो है आपका प्रतिस्पर्धा, ठीक है। पहला लक्षण क्या है आपका? प्रतिस्पर्धा। और प्रतिस्पर्धा को हम साधारण शब्दों में और क्या कह सकते हैं? प्रतियोगिता, कंपटीशन। कंपटीशन का तो आपको अच्छे से मालूम ही है ना, स्कूल में निरंतर ऐसी गतिविधियां प्रतिदिन होती रहती है, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और प्रतिभागी बनते हैं और उस प्रतियोगिता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात आ गई है प्रतिस्पर्धा की। प्रतिस्पर्धा की जो दूसरी बात आती है वो आती है आपके पारदर्शिता की। पारदर्शिता का क्या हम इंग्लिश में कहते हैं? ट्रांसपेरेंसी, यानी कि वो चीज जिसके आर पार बिल्कुल हम झांक सकते हैं, देख सकते हैं। तो प्रतिस्पर्धा में क्या होता है कि जो है प्रतिस्पर्धा में एक चीज बड़ी अच्छी होती है कि जो विक्रेता होता है वो ज्यादातर एक ही तरीके का प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है। और वो अपनी साख इस तरीके से बना लेता है कि कोशिश उसकी यही करती है कि हर हाल में वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को बेच सके और इसके अलावा उसकी एक साख जो है वो बाजार में बन सके। कभी कभी आपने शॉप पर देखा होगा लिखा रहता है जैसे पर्टिकुलर गजक वाले होते हैं कि मेरठ वाले गजक की शॉप, या देखेंगे कि पर्टिकुलर जैसे छोले भटूरे वाले जो है अपना नाम लिख लेते हैं, वहाँ पे बड़े फेमस होते हैं। कोई भी पूछ लो कि जिनकी शॉप कहाँ है तो वो आपको बता देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रतिस्पर्धा है उस प्रतिस्पर्धा में आगे निकलते निकलते कुछ लोग इतना आगे बढ़ जाते हैं कि वो दुकानें प्रोडक्ट के बजाय उनके नाम से ही फेमस हो जाती हैं, उनके प्रोडक्ट से फेमस हो जाती है कई बार, है ना। तो अच्छे बाजार में सबसे बड़ी बात होती है प्रतिस्पर्धा का होना, क्योंकि अगर प्रतियोगिता नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति जो है वो अच्छे से अच्छा माल तैयार ही नहीं करेगा। हर विक्रेता की ये कोशिश होती है कि वो बेहतरीन से बेहतरीन माल तैयार करे ताकि उसकी दुकान का माल जल्दी बिक जाए बजाय दूसरे वाले शॉपकीपर के। तो अच्छे बाजार की जो पहला लक्षण है वो प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा के कारण विक्रेता बेहतरीन से बेहतरीन सामान बेचने का प्रयास करता है और ग्राहकों को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कह लो, उत्पाद कह लो या सामान मिलने की जो उसके संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा हमारा क्या आएगा इसके अंतर्गत कि उपभोक्ता को विभिन्न जो है वो विकल्प मिलते हैं। क्या मिलते हैं? विभिन्न विकल्प मिलते हैं और विभिन्न विकल्प के अंतर्गत वो चीज़ों को अच्छी तरीके से लिस्टेड करके कि भाई ये चीज़ अच्छी है, इसमें ये क्वालिटी है, ये जो चीज़ है ये यहाँ पर इतने की है, उस हिसाब से वो उस चीज़ को लेने का प्रयास करता है। तो अभी हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो क्या है, पहले पॉइंट के अंतर्गत तो क्या करेंगे कि एक विक्रेता क्या करेगा? एक ही तरीके का उत्पाद बेचेगा। दूसरे इसमें क्या होगा कि जो है उपभोक्ता को विभिन्न विकल्प मिलेंगे, उनके पास विकल्प मौजूद होते हैं
दूसरा है आपका कि जो है प्रतिभागी जो है, जो कंपटीटर होगा, जो प्रोडक्ट बनाने वाला और बेचने वाला है, प्रतिभागी जो है वो क्या करेगा, प्रतिभागी को सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। ठीक है, सही फैसला इस बदौलत की जो है कि उसको क्या कीमत रखनी है, क्या उसको चीज बेचनी है, किसमें वो बेहतरीन कर सकता है, इसमें उसको हेल्प मिलेगी। ठीक है, और जो तीसरा हमारा है, तीसरे के अंतर्गत ये है कि उपभोक्ता को जो है सही कीमत पर बेहतरीन गुणवत्ता का उत्पादन प्राप्त होगा, क्योंकि कंपटीशन इतना रहेगा, कीमत पर अधिक गुणवत्ता वाली चीज प्राप्त होगी। प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो ये अच्छे बाजार के लक्षण हैं और सभी लक्षण अच्छे हैं। ठीक है, तो अच्छे बाजार के अच्छे लक्षण आपके सामने हैं। और मैं वापस से इसको रिपीट करूंगी कि जो ग्राहक होते हैं जब वो मार्केट में जाते हैं तो सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी उनको प्राप्त हो जाती है। आप आज की डेट में देखेंगे मार्केट हम लोगों के बहुत नज़दीक आ गया है, क्योंकि अधिकांश जो हम शॉपिंग करते हैं वो ऑनलाइन मार्केट के थ्रू करते हैं। वहाँ पर एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग कंपनियों की जो सेल प्राइस होते हैं वो हम इजीली जो है उसमें कंपेयर कर पाते हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट्स रिव्यू के आधार पर हम ले पाते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी प्राप्त हो जाती है, इसमें काफ़ी पारदर्शिता होती है ना। दूसरा क्या है, जो कंपटीटर्स है यानी कि जो सामान बेचने वाले हमारे विक्रेता हैं, तो वो प्रतिभागी को, वो जो प्रतिभागी है ना, वो प्रतिभागी तो हुए जो बाजार में जो है अपना सामान बेच रहे हैं, तो उनको सही फैसले लेने में मदद मिलेगी कि किस प्रोडक्ट को बेचना उनके लिए बेहतर है, किस प्रोडक्ट में उनको अधिकांश लाभ मिल रहा है, या इस आधार पर भी वो निर्णय लेने में कुशलता हासिल करते हैं कि किस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मार्केट में ज़्यादा है। ठीक है, तो सही फैसले लेने में जिससे उनको कोई नुकसान ना हो, कोई हानि ना उठानी पड़े, तो इसके लिए वो पूरा प्रयास करते हैं और सही फैसले लेने में ये पारदर्शिता उनकी मदद करती है, जो अच्छे बाजार का महत्वपूर्ण लक्षण है। अगला है हमारा कि उपभोक्ता सही कीमत जान पाते हैं और उनको अधिक गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट भी प्राप्त हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने मॉडल पेपर 2024 और 25 बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है। अब मैं आपसे परीक्षा से संबंधित कुछ जरूरी बात जो चर्चा है वो मैं करूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर से आप कहीं ना कहीं लाभान्वित हुए होंगे और आपने जो है सोशल साइंस की बेहतर स्टडी के लिए एक जो जिस तरीके से तैयारी करनी है उस रूपरेखा को, उस रणनीति को अच्छे से तैयार कर लिया होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन का आंसर कितना भी बड़ा है, संक्षिप्त रूप में उसको पढ़ने के लिए आपको पहले 2 बार केवल इसको रीड करना है। रीड करने के बाद उसमें से जो भी चीज़ जो महत्वपूर्ण है और उस प्रश्न के उत्तर का वास्तविक और सटीक व्याख्या कर रही है उसको आपको केवल पॉइंट्स के रूप में नोट डाउन कर लेना है। और जो आपके हेडिंग्स वाले क्वेश्चन आंसर हैं उनमें पहले हेडिंग्स याद करनी है, उसके बाद देखना है कि उसमें क्या मटेरियल जो है वो आपको सही शब्दों में वहाँ पर अंकित करना है। एक और अभी हमारी अपनी बोर्ड होके चुके थे, तो जब बच्चों का मैंने मूल्यांकन किया तो उसमें एक चीज़ मैंने नोट की कि बच्चे जो है उनके साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि वो प्रश्न का उत्तर लिखा जाता है अथवा करके। यहाँ पर जैसे 2 प्रश्न है, मान लीजिए दूसरा प्रश्न है और उस दूसरे प्रश्न के अंतर्गत एक प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, एक प्रश्न यहाँ दिया हुआ है और इसके बीच में लिखा है अथवा। अब बच्चा जब प्रश्न का उत्तर देगा तो उसको क्या करना है, दूसरे का भी बच्चा दूसरा बना देते हैं। अगर बच्चा पहला प्रश्न कर रहा है तो वो क्या करता है, दूसरे का पहला लिख देता है। ठीक है, और अगर वो दूसरे का ये वाला कर रहा है नीचे वाला तो वो दूसरे का दूसरा लिख देता है, तो इससे कंफ्यूजन बढ़ जाता है, मूल्यांकन में दिक्कत आती है। आपको कुछ नहीं करना है, अथवा में आप ये वाला प्रश्न जो है ऑफ करें या ये वाला प्रश्न ऑफ करें, आपको केवल उसका नंबर 2 ही डालना है, केवल 2। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि एक जो मेजर मिस्टेक है, जब बच्चे मैथ पढ़ते हैं तो मैथ
आपकी जरा सी असावधानी के कारण आपका पूरा मार्क्स ना कट जाए, इस बात पर आपको विशेष और बहुत विशेष ध्यान रखना है। शॉर्ट क्वेश्चंस आसान है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो कई बार उसी में से आपके काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर वापस से आपको बताऊंगी। सोशल साइंस के एग्जाम में आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं, पहले आप उनको ही हल करने का कोशिश करें, उनको ही हल करने का प्रयास करें, ताकि आपके जो 20 मार्क्स हैं वो आपको पूरे के पूरे मिल जाएं। उसके बाद हम बात करेंगे लघु प्रश्न की, फिर आप लघु प्रश्न कीजिएगा, उसके बाद में लॉन्ग प्रश्न कीजिएगा, और नक्शे के लिए भी आपके पास में भरपूर समय है, उसके बाद आप नक्शा बनाइएगा। ठीक है। अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न के उत्तर जो है आपको आ रहा है, आप सडन इसको भूल गए हैं, तो परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और आपको जितने भी प्रश्नों के उत्तर करने हैं वो सिस्टमेटिकली करने हैं। मतलब अगर प्रश्न नंबर हमारा जो है वो आता है, आपका प्रश्न संख्या है हमारी 5, 6 और 7 और 8। आपने 5, 6 तो कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब आप कौन सा वाला भूल गए? 7 वाला। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप कम से कम 7 या 8 लाइनें यहाँ पर छोड़ दीजिए। उसके बाद बिना घबराए, बिना टेंशन लिए आप आगे बढ़ जाएंगे और अपने 8वें प्रश्न का उत्तर करेंगे। उसी तरीके से अगर आपको बीच में याद आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इसको यहाँ पर कर लीजिएगा। अगर नहीं आपको याद आता है तो भी घबराने की जरूरत है, आप धीरे 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 करके अपने अगले प्रश्नों का उत्तर देते जाइएगा। और इसके बाद में फिर आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, फिर आपको उस प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे करके